एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे। ये इतिहास हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक था वह था ब्रिटिश नीतियाँ, जिसको हम दिया गया है उसमें टॉपिक करके ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, फिर चलिए हम इसको बांट लेते हैं। ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीतियों को हमने क्या किया, 5 भागों में बांट लिया है। इसको हम आसानी से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो अच्छे से यह तैयार हो जाएगा। पहला टॉपिक हमने बांटा भू राजस्व नीतियाँ, दूसरा कृषि का व्यवसायीकरण, तीसरा धन का निष्कासन, फिर भारत में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ, भारत में औद्योगिकीकरण कैसे हुआ, फिर इत्यादि। हम सामाजिक विकास कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भू राजस्व नीतियाँ। ठीक है, भू राजस्व नीतियाँ में देखिए जो भू राजस्व कर कैसे वसूला जाता था उसके लिए नीतियाँ आई हुई थी। चलिए हम देख लेते हैं। तो इजारेदारी व्यवस्था, देखिए इसको कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो जो इजारेदारी व्यवस्था कौन, इसके जनक कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये बंगाल और बिहार के क्षेत्रफल में आया था, याद रखिएगा। इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल और बिहार के क्षेत्रफल में। फिर अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे 1793 में। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रफल में था। और टोटल ये जो पूरा क्षेत्रफल था उसका 19% क्षेत्र पे ये क्या अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। ठीक है, इसी में सूर्यास्त कानून भी था कि सूर्य अस्त होने के पहले जो भी भू राजस्व कर है उसको जमा करना रहता था। ठीक है, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था आया, इसको लाने वाले टॉमस मुनरो थे। ये क्या था, भारत के पूरा मतलब जो पूरा क्षेत्रफल था उसके 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था। ये मद्रास, बम्बई, पश्चिम भारत के क्षेत्र में लगाया गया था। ठीक है, और रैयत का अर्थ क्या होता था, किसान होता था। ठीक है, फिर आया महालवाड़ी व्यवस्था, इसको लाने वाले हाल्ट मैकेंजी थे 1882 में। ये टोटल 30% क्षेत्रफल लगाया गया था। और जहाँ महाल का अर्थ क्या होता था, गाँव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स लाए थे, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। इजारेदारी व्यवस्था के जनक वारेन हेस्टिंग्स, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो, महालवाड़ी व्यवस्था के हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। फिर चलिए हम देखते हैं कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ। कृषि के व्यवसायीकरण के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारी पद्धतियाँ लाई, प्रथाएं लाएँ। जैसे 3 कटिया पद्धति, जो 3/20 भाग पर नील की खेती। जैसे मान लीजिए किसी का खेत है, उसके 3/20 भाग पे क्या करना रहता था, मान लीजिए टोटल 20 भाग है, उसके 3 भाग पर क्या करना होता था, नील की खेती करना होता था। ये लोग रूल बना दिए थे। फिर ददनी प्रथा आया, इत्यादि ऐसे ही प्रथाएं आती गई। जो इंपॉर्टेंट था 3 कटिया पद्धति, ये इंपॉर्टेंट था तो ये हमने बताया। अभी फिर हम आगे जब पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में तो फिर देखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी वो महात्मा गांधी जी ने यहीं पे किया था। ठीक है, फिर उसके बाद भारत में हम बैंकिंग का विकास देखते हैं। हमने अगला टॉपिक डाला था ना, भारत में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना हुआ। ये क्या एक ऐसा था यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। एग्जाम में अगर ऐसे पूछे नॉर्मली कि भारत का प्रथम बैंक कौन है तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, इसका किस कंपनी ने इसकी स्थापना किया था, अलेक्जेंडर नामक कंपनी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। फिर देखिए फिर 2-3 बैंक और स्थापित होता है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, ये प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक था। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तीनों याद रखे रहिएगा। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ठीक है, फिर क्या होता है, इन्हीं ये जो तीनों बैंक होते हैं, इन तीनों बैंक को आगे चलकर 1921 में तीनों बैंकों का आपस में विलय कर दिया जाता है तथा इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनको चलाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। पहले देखिए 3 बैंक का स्थापना हुआ 1806 में, 1840 में, 1843 में। फिर ये तीनों बैंक अपना चलते रहे। 1921 आया, उसमें क्या कर दिया गया, तीनों बैंक को आपस में मिला दिया गया और इसको बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ये बैंक ऐसे ही चलते रहे। फिर 1955 में गोरेवाला एक समिति बना, उसमें क्या किया गया, इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 1 मिनट। 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद का स्थापना होता है। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। अब देखिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम भारतीय बैंक था। ठीक है, और जो बैंक का निर्माण हुआ था उसमें क्या ब्रिटिश का हाथ था, बाकी ये जो था ये क्या था, प्रथम भारतीय बैंक था। कौन, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रथम क्या भारतीय बैंक था। 1895 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। ठीक है, ये किस एक्ट के थ्रू होता है, आरबीआई एक्ट आता है 1934। देखिए एक्ट क्या था,
और आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट आया था 1934 में, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पूछेगा कि कौन सा एक्ट था तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और ये स्थापना कब हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसकी पूंजी कितनी थी 5 करोड़ इसकी पूंजी थी। 1 जनवरी 1950 को इसका क्या किया गया था राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ। 16 अप्रैल 1853 में क्या पहला रेल चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। ये 33 किलोमीटर टोटल चलाया गया था। ये देखिए पहला जो पेट का हमारा एग्जाम हुआ था ना 2021 में, उसमें ये पूछा हुआ था कि जो मुंबई से ठाणे के बीच जो ट्रेन चलाया गया था वो कितनी दूरी चली थी, तो टोटल 33 किलोमीटर चली थी। तो अभी इस एग्जाम में हमारे पूछ सकता है कि किसके बीच में चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और कब चला था 16 अप्रैल 1853 को। और इसको बनाने वाले कौन था, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने इसको बनाया था। ठीक है, फिर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन होता है। रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। ठीक है, अब देखिए याद रखे रहिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछ ले सकता है कि रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1920 में क्या हुआ, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। समिति कौन थी एक वर्ष समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था 1920 में ये आया था। 1924 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, आया था 1920 में, लेकिन तो लागू कब हुआ था ये 1924 में लॉर्ड रीडिंग के समय पे। याद रखिए रहिएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय पे ये लागू हो गया था। आम बजट को और रेलवे बजट को दोनों अलग अलग किया जाता था। फिर ये चलते चलते क्या आ गया 2017 आ गया। अब 2017 में क्या किया गया, देखिए 1924 से लेकर 2017 तक क्या था, रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, फिर आया विवेक देवराय समिति 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, इसमें क्या क्या कर दिया गया, रेल बजट और आम बजट को फिर से आपस में मिला दिया गया। ठीक है, इतना याद हो गया आप लोग को। विवेक देवराय समिति आया 1 फरवरी 2017 को, रेल बजट और आम बजट को आपस में मिला दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, अगला टॉपिक हमारा ये है। चलिए देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि सिविल सेवाओं के जनक कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें एज कौन कैसे आता है और एज का क्या करता है। तो देखिए 1853 में क्या होता है कि इसकी एज कितनी कर दी जाती है 23 वर्ष कि मतलब 23 वर्ष के बाद 23 वर्ष तक ही आप सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो जो एज बाउंडेशन लग जाता है कि 1853 में आते हैं लॉर्ड डलहौजी, ये 23 वर्ष करते हैं। फिर 1860 आता है तो ये कैनिंग आता है, ये 22 वर्ष कर देता है। ठीक है, उसके बाद 1866 आता है, ये लॉरेंस आता है, ये 21 साल कर देता है। फिर ये लिटन आते हैं, फिर ये क्या कर देता है 19 वर्ष कर देता है कि 19 वर्ष तक ही क्या होता है सिविल सेवाओं का एग्जाम बच्चे दे सकते हैं। भारतीय जो थे वो 19 वर्ष तक ही 19 वर्ष मतलब उनकी आयु जो है 19 वर्ष तक ही क्या कर सकते हैं, वो दे सकते हैं एग्जाम सिविल सेवा का। उसके बाद से उससे ज़्यादा एज वाले बच्चे नहीं दे सकते। ये कब आया था 1878 में। ये याद रखी रहिएगा कि कब किसने कितना वर्ष किया था, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, फिर 1886 में वापस से देखिए 1886 में वापस कितना 23 साल कर दिया जाता है। ये लॉर्ड डफरिन आता है 1886 में आता है लॉर्ड डफरिन, ये क्या कर देता है 23 साल कर देता है। और ये कौन सा आयोग रहता है, एचिसन आयोग के आधार पर ये 23 साल कर देता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला बिल हम देख लेते हैं कौन सा बिल आया था। इल्बर्ट बिल, ये लॉर्ड रिपन लाए थे 1881 से 1884 के बीच में इल्बर्ट बिल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब यूरोपीय लोगों को भी कोर्ट में अगर यूरोपीय लोग आते हैं तो कोर्ट में भारतीय न्यायाधीश उनका जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ये याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल किसने लाया था, लॉर्ड रिपन में 1881 से 1884 के बीच में इल्बर्ट बिल आया था और लाने वाले कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था। ठीक है, क्या होता है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। एग्जाम में पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। कौन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय पे हुआ था। ठीक है, याद रखिए रहेगा, 3 क्वेश्चन इसमें बन गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और किस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसको किया गया था स्थापना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गया। फिर देखिए इसकी प्रथम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश कौन थी, एलिजा एम्फे थी। इनके साथ और भी न्यायाधीश थे, चेम्बर, लिम्बेस्टर और हाइट। चेम्बर,
लिम्बेस्टर और हाइड, इसके साथ इनके साथ और भी 3 क्या न्यायाधीश थे, लेकिन तो प्रधान न्यायाधीश कौन थे? एल्जा एम्फे प्रथम थी। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एल्जा एम्फे थे। उसके बाद चेम्बर, लिम्बेस्टर और हाइड उनके साथ थे। तो एल्जा एम्फे के साथ कौन थे? 3 लोग थे। ठीक है, अब देखिए पहला विधि आयोग 1834 में पहले विधि आयोग का स्थापना हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1860 में आया था। फौजदारी नियम संहिता 1861 में आया था, याद रखिएगा। भारत दंड संहिता 1860 में। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम, अब देखिए उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, याद रखिएगा न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। कलकत्ता में 1862 में किया गया, बम्बई में 1862 में, मद्रास में 1862 में। देखिए 1862 में उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा क्या, देखिए ये देखिए याद रखिएगा, उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा ये तीनों किया गया था, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। और ये कब किया? 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। फिर इलाहाबाद में 1866 में किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल पीटी का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है। तो यूपी में ये पूछ ले सकता है कि यूपी का प्रथम उच्च न्यायालय कब बनाया गया था? 1866 में। कहाँ? इलाहाबाद में। और जो उसके पहले उच्च न्यायालय बने थे 3 जगह 1862 में, और 3 जगह बनाया गया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, और यूपी में इलाहाबाद में 1866 में। ठीक है, फिर ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन हम देख लेते हैं कि स्थानीय शासन उसका कैसा, स्थानीय इसको स्वशासन कहा जाता है। फिर इसको हम बांट देंगे 1857 के पहले, 1857 के बाद, लेकिन जो 1857 के बाद जो हुआ था इसको हम बाद में देखेंगे जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, देखते हैं 1687 भारत का पहला नगर निगम मद्रास में। ठीक है, फिर 1726 में कोलकाता मुंबई नगर निगम का स्थापना हुआ। देखिए अभी इसमें जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? मद्रास। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत का पहला नगर निगम कौन था? तो मद्रास था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। कब स्थापित हुआ था? 1687 में हुआ था। ठीक है, फिर 1726 में कोलकाता और मुंबई नगर निगम की स्थापना हुई थी, 1726 में, लेकिन तो प्रथम कौन सा नगर निगम है? मद्रास है। ठीक है, फिर लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग एक क्वेश्चन है याद रखिए कि अभी हमने बताया था ना कि प्रथम न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे। ठीक है, इतना याद है। अब देखिए फिर हम आगे देख लेते हैं कि बहुत सारी प्रथाएं आई, उसको बंद करने के लिए कौन किसने बंद किया किस प्रथा को, चलिए ये देखते हैं। ठीक है, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया स्लीमैन ने। 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया एलन बरो ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसमें भारतीय कौन थे शामिल? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा में कौन? राजा राम मोहन राय। भारत से कौन शामिल थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर नरबली प्रथा को कौन किसने समाप्त किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। नेटिव मैरिज एक्ट, लड़की की न्यूनतम आयु इसमें 14 वर्ष की गई, 1872 में आया था। फिर 1929 में शारदा अधिनियम आया था, इसमें लड़का की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु, मतलब विवाह के लिए लड़का की आयु 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। हिंदू महिला संपत्ति आया था 1937 में, लॉर्ड लिथिगो ने लाया था। फिर 1795 में, ये 1795 में ही समाप्त किया गया था शिशुवध को इसमें समाप्त किया गया। तो आप लोग को याद हो गया 1829 में सती प्रथा आया, भारत से राजा राम मोहन राय, और उतनी समय शासन किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। ठीक है, 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया, ये कौन किसने किया था? स्लीमैन ने। फिर 1843 में दास प्रथा एलन बरो। अब देखिए दास को बरी करो तो एलन बरो, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय थे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा विधवा पुनर्विवाह को किसने सपोर्ट किया था, मतलब शुरू किसने किया था विधवा पुनर्विवाह की? विधवा की फिर से शादी हो तो लॉर्ड कैनिंग, उतने समय लॉर्ड कैनिंग का शासन था। और भारतीय कौन किसने इसको लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, 1844 में नरबली को ये समाप्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। 1929 में शारदा अधिनियम आया। 1937 में हिंदू महिला संपत्ति लिथिगो के द्वारा। 1795 में शिशुवध को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये हमारा था, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्रिटिश नीतियाँ हमारा समाप्त हो गया। अब आगे के लेक्चर में हम और जो अगला टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। चलिए फिर आप लोग इसको तैयार करते रहिए। ओके बाय।